तो जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका डिफेंस स्टाफ के यूट्यूब चैनल पे। हम कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। 9 से लेके 16 अक्टूबर के वीकली करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे, यानी कि अक्टूबर के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स। ठीक है, अक्टूबर के एंड तक के करंट अफेयर्स की वीकली शीट्स को हमने शेयर कर दिया है। ये शीट्स आपको सीडीएस ड्राइव पे भी मिल जाएंगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी डिटेल मिल जाएगी, और इसके साथ साथ टेलीग्राम और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन वीकली शीट्स को कंटिन्यूसली शेयर किया जाता है। ठीक है, तो वही कवर करते रहो। बहुत हाईली कंसाइज करंट अफेयर्स है, आप सबको पता है। सीडीएस 1 और उसके साथ साथ सीडीएस 2 2024 दोनों में ही हमारे 50 to 70% करंट अफेयर्स डायरेक्टली इसी सीरीज से पूछे गए। ठीक है, तो चलो भाई, आपको फर्दर डिटेल बता देता हूँ। सीडीएस 1 2025 का बसंतर 2 बैच ऑनगोइंग है। 3 हफ्ते इसके कवर होने वाले हैं, अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 100 डेज का बैच है ये हमारा। 13 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है सीडीएस का, उसको टारगेट करेगा। उसके साथ साथ इसकी सारी डिटेल्स के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए 8839961158 पर आप डीएम कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो आपका पूरा पूरा टाइम सीडीएस की प्रिपरेशन में दे सकते हैं और दे रहे हैं, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। हालांकि दूसरे बच्चे भी इनरोल कर सकते हैं जो अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ डेडिकेट करते हैं, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो इसमें क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए आपका क्या बोलते हैं डेली आवर्स जो है वो ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप जो है वो अगर पूरा टाइम दे रहे हैं सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए, तो आइए ज्वाइन करिए। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी BAE, इन्होंने मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस ऑब्जर्वेटरी को हैनले लद्दाख में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अब ये जो भाई हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, DAE है, इसको प्राइम मिनिस्टर ने सेटअप करवाया था। एक डायरेक्ट चार्ज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आ जाता है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1954 का लाया गया था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 का। ठीक है, इसी के अंडर में इसको सेटअप किया गया था। DAE करता क्या है? DAE आपका रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है फॉर द पीसफुल पर्पसेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और अगर हम मेस ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो ये आ जाती है लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप। ठीक है, जो कि आपका एशिया में है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है ये हमारा वर्ल्ड में आता है। चेरेनकोव टेलीस्कोप एरे यानी कि CTA, ये आपका लार्जेस्ट चेरेनकोव टेलीस्कोप होगा वर्ल्ड में। करंटली इसका कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। इसके अंदर 2 एरेज आ जाते हैं, एक हमारा स्पेन में लोकेटेड है और दूसरा जो है वो चाइना में लोकेटेड है। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पे है? इसका लोकेशन आ जाता है 4300 मीटर पे, जो हाईएस्ट आ जाता है वर्ल्ड में अपनी सिमिलर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है हाई एनर्जी गामा रेस को ऑब्जर्व करना। ठीक है, ज्यादातर जो हमारे एनर्जेटिक फिनोमेना होते हैं यूनिवर्स में, लाइक हमारा जो सुपरनोवा है उसको समझना, उसके साथ साथ ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, और उसके साथ साथ गामा रेज का जो बस्ट होता है उसको भी समझना। ये सारा का सारा काम जो है ये हमारा इसी के अंडर में आ जाता है। अब इसके फर्दर बात करें तो इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है एक साइंटिस्ट, इनका नाम है पेवेल एल के से शेरनकोव। इन्होंने चार्ज पार्टिकल्स को ढूंढा था जो ग्लो करते हैं, जो वो एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम से पास होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसको चेरेनकोव रेडिएशन भी कहा जाता है। इंडिजिनसली इसको बिल्ड किया गया है भाभा रिसर्च एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के द्वारा। सपोर्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ECIN और बाकी के पार्टनर्स। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लोबल ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, हाई एनर्जी स्टेरिस्कोपिक सिस्टम HESS से, उसको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। फिर नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया है फॉर ट्रेनिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN यूजिंग फिजिक्स। ठीक है, ये अवार्ड आपका जॉइंटली दिया गया है जॉन जे होपफील्ड और जेफरी हिंटन को। इन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स को कंस्ट्रक्ट किया है जिससे आपकी मशीन लर्निंग आपका AI का ही एक टाइप होता है। ठीक है, तो उसमें ANNs का यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या होता है ये? ANN बेसिकली आपका एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का। इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग्स को मिमिक कर सके।
ह्यूमन ब्रेन की जो वर्किंग होती है ना, उसके एल्गोरिदम्स के को मिमिक कर सके। तो एएनएन्स में आपके इंटरकनेक्टिंग नोड्स होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को वैसे ही प्रोसेस करते हैं जैसे हमारे ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स करते हैं। आगे बात की जाएगी, इंडिया एलिमिनेट्स ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। डब्ल्यूएचओ ने कहा है इंडिया थर्ड कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। इससे पहले भाई हमारा नेपाल और नेपाल के साथ साथ म्यांमार, इन्होंने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज जिसको ट्रैकोमा कहा जाता है एनटीडी, इसको हटा दिया, इसको एकदम खत्म कर दिया। प्रीवियसली डब्ल्यूएचओ ने यह भी डिक्लेयर किया है कि इंडिया ने 2 और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, एक तो आ जाती है जीना वर्म डिसीज, इसको सन 2000 में, और एक आ जाती है यॉस, इसको 2016 में एलिमिनेट किया। ठीक है, ट्रैकोमा की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का आई इन्फेक्शन होता है या फिर आई इन्फेक्टिंग डिसीज होती है, जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया को कहा जाता है क्लैमाइडिया सॉरी क्लैमाइडिया नाम से जाना जाता है, क्लैमाइडिया ट्रिकोमेटिस नाम से जाना जाता है। उसकी वजह से आई का इन्फेक्शन होता है, ये कंटेजियस होता है, यानी कि फैलता है ना, आईज नोज वगैरह इनके साथ कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इससे इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ऐसा अंधापन जो कि आपका रिवर्स नहीं किया जा सकता। और अगर हम एंटिटीज की बात करें, नॉन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, तो ये हमारा एक ऐसा डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशंस आ जाता है जिसमें बहुत सारे पैथोजेंस इन्वॉल्व हो। पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैरासाइट, फंगस या टॉक्सिन्स वगैरह। ये मोस्टली आपके इम्पोवरिश्ड कंट्रीज में आता है जो ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करती हैं। यहाँ पर लोग जनरली पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं। नेग्लेक्टेड इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोबल हेल्थ एजेंडा से तकरीबन एब्सेंट है, क्योंकि जरूरत नहीं है किसी को इनकी तरफ ध्यान देने की, है ना। ग्लोबल फंडिंग इनको कम मिलती है और ये स्टिग्मा और सोशल एक्सक्लूजन जैसी डिसीजेस के साथ में जुड़ा रहता है। आगे बात करते हैं, इंडिया बिकम्स फोर्थ नेशन टू क्रॉस $700 बिलियन इन फॉरेक्स रिजर्व। हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन से ज्यादा पहुंच चुका है। ऐसा करने वाले हम चौथे देश, है ना। यानी कि इससे पहले चाइना, चाइना के साथ जापान और भाई हमारा स्विट्जरलैंड ये कारनामा कर चुके हैं। इंडिया के रिजर्व तकरीबन हमारा 11.9 मंथ्स का इंपोर्ट को कवर कर सकते। हमारे पास इतना पैसा है कि 11.5 महीने या 12 महीने के आसपास, एक साल के आसपास हम इंपोर्ट अपना मंगा सकते हैं करंट रेट के बेसिस पे देखा जाए तो, है ना। यानी कि जनरल नॉर्म जो आपका रहता है वो 6 महीने का रहता है, कि इतना तो किसी देश के पास होना ही चाहिए, लेकिन हमारे पास उसका डबल है। फॉरेक्स की बात करें, फॉरेक्स को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो भाई क्या है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? आपके अलग अलग एसेट्स आते हैं जो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। इंडिया में आरबीआई एक्ट 1934 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके द्वारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक कस्टडियन की तरह काम करता है। हमारे देश के सारे फॉरेक्स की देखभाल करने का काम इनका, सारे फॉरेक्स रिजर्व का, उसको मैनेज करने का काम भी इन्हीं का दे रखा है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी इनको दिए हैं, उसी के अंडर में इनको करना हो। अब इस रिजर्व्स की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट्स। इसको करेंसीज में वैल्यू किया जाता है खुद की करेंसी के अलावा, यानी कि रुपये के अलावा बाकी सारी करेंसी के रिस्पेक्ट में आप इसको वैल्यू करेंगे। खासकर इसको डॉलर में वैल्यू किया जाता है। कुछ हमारे गोल्ड रिजर्व्स आ जाते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। रिजर्व ट्रैच पोजीशंस वगैरह हैं, ये भी आ जाती हैं। कि ड्राइविंग फैक्टर्स भी आते हैं कुछ जो रिजर्व को बढ़ने को लेकर है, कि भाई जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और रेमिटेंसेस जो बाहर से पैसा आ रहा है, ये हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखो फॉरेक्स रिजर्व्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी नीड क्या है। 1990s के जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे वो क्यों हुए थे? क्योंकि भाई हमारे पास फॉरेक्स नहीं था, हम बाहर से सामान नहीं मंगा सकते थे, इसके लिए भाई हमें आईएमएफ वगैरह जाना पड़ा था। तो जब हमारे देश में क्राइसिस वगैरह आ जाते हैं, उनको मैनेज करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है कि भाई मार्केट्स में कॉन्फिडेंस बना के रखिए, हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, हम अगर आपसे उधार लेंगे तो हमें आपके पास लौटाने के लिए भी पैसा बचा रखा है। फिर बात की जाएगी अटल पेंशन योजना एपीवाई की, तो एपीवाई को 7 साल नहीं 7 करोड़ इनरोलमेंट इनके हो चुके हैं पूरे।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2015 में इसको लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव आ जाता है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की उपलब्धता पूरे हमारे देश के लोगों के लिए, सारे इंडियंस के लिए, खासकर जो अंडर प्रिविलेज्ड है और जो वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। इसमें मिनिमम गारंटीड पेंशन दी जाती है 1,000 रुपए की, ठीक है, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की, या फिर 4,000 रुपए की, या फिर 5,000 रुपए की। 1 से लेके 5,000 रुपए पर महीने की मिनिमम गारंटेड पेंशन दी जाती है। पेंशन आपकी 60 साल जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपने 60 साल तक किस तरह का कंट्रीब्यूशन इस पेंशन फंड में अपने तौर पे दिया था। मतलब जितना आपने पैसा दिया था उसके बेसिस में ही आपको पेंशन दी जाएगी। कोई भी इंडिया का सिटीजन जिसकी एज 18 से लेके 40 साल के बीच में है वो इनरोल कर सकता है इसके लिए, है ना। यानी कि इस बंदे के पास एक सेविंग बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है PFRDA के द्वारा। कौन सी बॉडी है ये? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके द्वारा इसको रेगुलेट भी किया जाता है। उसके बाद कंडीशन आती है एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स की, कि भाई क्या सिनेरियो है। तो देखो भाई, सेबी ने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस को इशू किया है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। किस लिए भाई इशू किया है भाई? फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ताकि लोन्स की एवर ग्रीनिंग ना हो सके। यानी कि एवर ग्रीनिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके जरिए बैंक क्या करते हैं, न्यू लोन बोरोवर्स को देते रहते हैं, ठीक है। ये बोरोवर अपने एग्जिस्टिंग लोन्स को चुका पाने में असमर्थ हैं उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर बोरोवर को NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पे क्या बोलते हैं, क्लासिफाई नहीं करना चाहते। आप इसको ऐसा समझ लो कि किसी ने आपसे पैसा उधार लिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पैसा उधार लिया और फिर उसके बाद में आप उससे बोले चलो भाई मेरे पैसे लौटा, लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि यार मेरे पास पैसे लौटाने के लिए नहीं है, ऐसा करो कि आप 10,000 रुपये मुझे और उधार दे दो तो फिर मैं पैसे आपके लौटा दूंगा, ऐसा, ठीक है। बैंक ने लोन दिया बोरोवर को, ठीक है। लोन जो है बंदे ने आपका थोड़ा बहुत पे कर दिया, थोड़ा बहुत पे नहीं किया, 30% लोन उसने पे कर दिया, बैंक ने फिर से उसको जो है उतना पैसा ही उपलब्ध करा दिया कि भाई चलो ठीक है ये तुम्हें पैसा दिया जा रहा है। इससे ये बंदा टोटली डिफॉल्ट में नहीं जाएगा और किसी को खींचने के लिए थोड़ा सा सहारा की जरूरत पड़ती है ना। तो एवरग्रीनिंग कैसे की जाती है? एवरग्रीनिंग की जाती है रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए, यानी कि लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग होती है। एग्जिस्टिंग लोन्स का रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, यानी कि रिपेमेंट की जो टर्म्स होती हैं इन टर्म्स को मॉडिफाइड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट आपकी घटाई बढ़ाई जाती है, टेन्योर्स घटाया बढ़ाया जाता है, ताकि बंदा जो है उस लोन को पे करने से मना ना करे, है ना। तो इससे किसी भी लोन को बैड लोन की कैटेगरी में डालने से मना किया जाता है कि भाई इसको बैड लोन में मत डालो, इसको हमें रिकवर करना है, तो धीरे धीरे करके निकलवाया जाता है, ठीक है। राउंड ट्रिपिंग भी की जाती है फंड्स की, यानी कि नए लोन्स दिए जाते हैं पुराने लोन्स को प्रिपेयर करने के लिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि बैंक की जो ट्रू नेचर होता है या ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसका पता नहीं लग पाता, है ना, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की वजह से। और इसकी वजह से एसेट क्वालिटी कम हो सकती है, डिफॉल्ट का रिस्क हाई हो सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है, डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल सिनेरियो भी हो सकता है। एक्सरसाइज मालाबार 2024 की बात करेंगे तो इसको विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया, आंध्र प्रदेश में। एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि आपका हार्बर में भी होती है, सी में भी होती है। पार्टिसिपेंट्स में आपका है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान, जापान के साथ है US, और इंडिया तो भाई होस्ट कंट्री है ही है। इसका सीधा सा काम है इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन करके चलना। इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, इसको एक्वास हेमिनस खोर के नाम से जाना जाता है। 10th वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन सर्वे जो कि गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है, उन्होंने ये पाया है 26% इंक्रीज आपका देखा गया है इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है। आपका 26% जो था, सॉरी, अभी इसका टोटल 6082 इनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी 2020 में, अब ये पहुंच चुके हैं 7672 2024 में, ठीक है। देखो इनका जो फैमिली आती है वो आती है एशियाटिक वाइल्ड एस, ठीक है। इसको घुड़खर नाम से भी जाना जाता है। ये इसी की एक सब स्पीसीज में से आ जाती है। टोटल इनकी 5 सब स्पीसीज हैं जिसमें से एक हमारा इंडियन वाइल्ड एस आ जाता है। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये एरिड जोन में पाया जाता है जो कि आपका
नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, यानी कि प्रेजेंटली रन ऑफ कच्छ वाले इलाके में, लिटिल रन ऑफ कच्छ वाला इलाका जो गुजरात का है वहां पर। बिहेवियर की बात करें तो ये शर्मीला होता है, अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करता है, लो डेंसिटीज में दिखता है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस में। और डोमिनेंस की बात करें तो इनकी हियरार्की टेरिटोरियल मेल, जो मेल होते हैं वो फैमिली के हेड होते हैं उनके, ठीक है। हॉर्न जो रहते हैं वो आपके सिर्फ मेल्स में ही पाए जाते हैं, और ये बेसिकली जो आपका झाड़ियां वाड़ियां हैं उनमें खाना पाना ढूंढना है उसके काम में आ जाओ, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN ने इनको नियर थ्रेटेड का स्टेटस दिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने शेड्यूल 1 में डाला है, और साइट्स ने भी इनको अपेंडिक्स 1 में डाला होगा। फिर हम बात कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी KWS की, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप बिहार के सेकंड टाइगर रिजर्व के तौर पे डेवलप कीजिए आफ्टर वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पहला टाइगर रिजर्व है बिहार का, ठीक है। हाँ, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, ये बॉर्डर पे ही आ जाता है, ठीक है। मैंने मैप गलत यूज कर लिया है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो इसका एक्सटेंडेड एरिया है, ये इसका एक्सटेंडेड एरिया बिहार में भी आ जाता है। NTCA की बात करें, स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में बनाया गया। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन आ जाती है कैमूर हिल्स में। कैमूर हिल्स कहाँ पे लाई करते हैं? कैमूर हिल प्लेटू आपका लाई करता है सोन रिवर के पास, ठीक है। सोन रिवर आ जाती है इसके नीचे की तरफ, इसके साथ साथ यहाँ पर करमानसा रिवर जो है वो भी आ जाती है, ठीक है। करमानस रिवर भी आ जाती है वेस्ट में। ये पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड में फैला हुआ है, इसमें आपका सतपुड़ा और मैकाल की हिल रेंजेस आ जाती है। इसके साथ साथ में विंध्य और बघेलखंड का जो इलाका है वो भी इसके अंदर आ जाता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी की विसिनिटी में आ जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग लैंडस्केप के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन कौन से लैंडस्केप आ जाते हैं? बांधवगढ़, संजय, गुरु घासीदास, पलामू टाइगर लैंडस्केप है, वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लेपर्ड्स, वाइल्ड बोअर्स, स्लॉथ बेयर्स वगैरह भी पाए जाते हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट यहाँ के नदर्न ट्रॉपिकल मिक्स ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेबनान की बात की जाएगी जिसकी कैपिटल है बैरूत में, तो भाई रिसेंट एस्केलेशंस हुए थे उस टाइम पे, पेजर्स जो है बहुत ज्यादा लेबनान में फटे थे, ठीक है। तो इसराइल ने बहुत ज्यादा ऑफेंसिव किया था हेजबोला के अगेंस्ट में, लेबनान के सदर्न पार्ट के आसपास उन्होंने बहुत सारे सिपाही भी तैनात कर दिए थे। लेबनान की बात करें तो लेबनान एक छोटा सा देश है, एक नैरो स्ट्रिप है टेरिटरी की अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर की तरफ आ जाता है, वेस्ट एशियन कंट्री है। और ये जो पूरा एरिया आता है, इस पूरे एरिया को लेवांट कहा जाता है, लेवांट रीजन में आ जाता है, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज में सीरिया नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, इजराइल इसके साउथ में है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैरीटाइम बाउंड्री में आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर साइप्रस जो है, साइप्रस आगे की तरफ जो है वो आ जाता है। एंड माउंटेन्स में आपके आते हैं लेबनान माउंटेन्स, इनको जबाल लुबनान नाम से भी जाना जाता है। एंटी लेबनान भी आते हैं, और उसके साथ साथ हार्मोन रेंजेस हैं वो भी यहाँ पाई जाती है। हाईएस्ट पीक का नाम है कुर्नत अल सवदा। वैली आ जाती है बेक्का, इसको अल विका भी कहा जाता है। रिवर्स में आती हैं आपकी लिटानी और ओरंटेस। फिर से नोबेल प्राइज की बात करेंगे। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2024 का दिया गया है प्रोटीन रिसर्च के काम के ऊपर। ये आपका दिया गया है डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और डेमिस हैविस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। अब ये प्रिडिक्शन क्या है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, तो डेमिस जो हैविस हैं और जॉन जंपर हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है 50 साल पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, प्रोटीन्स जो है वो आपके किस तरीके से फोल्ड करते हैं अलग अलग शेप्स में, और उनका फंक्शन अलग अलग कैसे डिटरमाइन होता है। उन्होंने एक AI मॉडल डिजाइन किया, इसको उन्होंने नाम दिया अल्फा फोल्ड 2, जिसके जरिए वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। 200 मिलियन प्रोटीन्स को एमिनो एसिड सीक्वेंस में उन्होंने अलग से क्या किया है, उसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया है।
और कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन की बात करें तो डेविड बेकर ने क्या किया है, नई प्रोटीन्स को ही क्रिएट कर दिया है जिनके शेप्स और फंक्शंस अलग होंगी। उनका कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसका नाम है रोजेटा। ठीक है, जो क्या कर सकता है, जो सजेशन दे सकता है एमिनो एसिड सीक्वेंसेस के लिए, जिससे एक डिजायर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर हम पता कर सकते हैं, जिससे नए प्रोटीन्स क्रिएट कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशंस फार्मास्यूटिकल्स में, वैक्सीन्स में, नैनो मटेरियल्स में, टाइनी सेंसर्स में और प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करने में किए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट एक्सटेंड सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस वेलफेयर स्कीम्स अंटिल 2028। फ्री फोर्टिफाइड राइस को जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर में और बाकी वेलफेयर स्कीम्स के अंडर में सप्लाई किया जाए। तो भाई ये जो राइस फोर्टिफिकेशन होता है, ये होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब होता है फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स को इंक्लूड करना। ठीक है, इन राइस कर्नल्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक हमारा आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गई। ठीक है, और नॉर्मल राइस जो रहता है उसको बोला जाता है कस्टम मिल्ड राइस। ठीक है, ये हमारा FSSAI के हिसाब से डेफिनेशंस वगैरह आ जाती है। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस में राइस कर्नल्स को कस्टम मिल्ड राइस के अंदर जोड़ा जाता है। राइस कर्नल्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 वगैरह पाया जाता है। फोर्टिफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है, फोर्टिफिकेशन को वैसे हिंदी में किलेबंदी कहा जाता है। यहाँ पर भी हम अनाज की किलेबंदी कर रहे हैं, यानी कि कुछ की विटामिन जो हैं हम उनको जोड़ रहे हैं, कुछ हमारी की मिनरल्स हैं उनको हम स्टेपल फूड में जोड़ रहे हैं। स्टेपल फूड यानी कि जो हमारे डेली डाइट का खाना है, जैसे कि चावल, व्हीट हो गया, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट, ताकि इनके न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाया जाए और मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से बचा जा सके। फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव ये जो है, इसका स्टार्टिंग कब हुआ? इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। 3 फेज इसके रोल आउट किए जा चुके हैं स्कीम के, सक्सेसफुली मार्च 2024 तक कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्टिफिकेशन एक आपका कॉस्ट इफेक्टिव मेथड आ जाता है, जिससे हम अलग तरह की बीमारियों से लड़ सकते हैं, जैसे कि अनीमिया, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से दिक्कतें होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मेल न्यूट्रिशन होता है। तो राइस क्योंकि स्टेपल फूड है, आइडियल व्हीकल के तौर पे एक्ट करता है, वो हम नॉर्मली डे टू डे फूड में खाते ही खाते हैं। 65% इंडिया की पॉपुलेशन राइस कंज्यूम करती है, तो भाई ये बहुत अच्छा तरीका है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्टिफाइड राइस लोगों में पहुंचा सकते हैं और इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर आगे बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA ने इंडिया की प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज किया है इन एडवांसिंग मैटरनल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ये जो रिकॉग्निशन आया है, ये एक पर्टिकुलर इवेंट पे दिया गया है, जिसमें 50 साल की जो पार्टनरशिप है UNFPA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है, उसको 50 साल कंप्लीट हो। UNFPA क्या करता है? UNFPA आपका 3 ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स को अचीव करना चाहता है, जिसकी वजह से वुमेन, मैन और यंग पर्सन्स के लिए सिनेरियोस 2030 तक चेंज हो जाए। ठीक है, इसमें बेसिकली आपका क्या क्या रहता है? इसमें बोला गया है 0 प्रिवेंटिबल मैटरनल डेथ, माओ की जो डेथ होती है वो हमें 0 करना है। 0 अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए जो नीड्स हैं उनको भी हमें एकदम 0 करना है। और 0 जेंडर बेस्ड वायलेंस और अदर हार्मफुल प्रैक्टिसेस करनी है, ये सब लोगों के लिए लागू करने का इन्होंने सोचा हुआ है। अच्छा, इंडिया के भी कुछ इनिशिएटिव्स आ जाते हैं मैटरनल हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के, जैसे कि भाई हमारा आता है सुमन। सुमन को क्या कहते हैं भाई? सुमन को हम बोलते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, उसके साथ साथ भाई हमारा PMSMA आ जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आ जाता है। मिड वाइफरी सर्विसेज इनिशिएटिव आ जाता है। ऐसे अलग अलग भाई हमारे इनिशिएटिव्स इसके अंदर में आ जाते हैं। फिर बात की जाएगी एनाकोंडा स्ट्रेटेजी की। ताइवान की जो नेवी है, उन्होंने ये क्लेम किया है चाइना की मिलिट्री एनाकोंडा स्ट्रेटेजी अपना रही है इस पूरे आइलैंड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, घेरने के लिए। यानी कि एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो कि यूनियन जनरल यानी कि अमेरिका के जो जनरल हुआ करते थे यूनियन फोर्सेस के, इनका नाम था विनफील्ड स्कॉट, उनके द्वारा दी गई थी अर्ली स्टेजेस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, इसका की ऑब्जेक्टिव होता है कि कन्फेडरेसी जो थी, आपकी कन्फेडरेट जो स्टेट्स थे उनको घेरना, उनका गला जकड़ना इकोनॉमिकली और मिलिटरीली। जैसे एनाकोंडा क्या करता है, ऐसे कॉइल करता है ना, इस तरीके से अपने शिकार के ऊपर उसका दम तोड़ देता है, एसिडिफिकेशन कर देता है उसका।
तो चाइना की जो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी है चाइना ताइवान के अगेंस्ट में, इसमें मिलिट्री मैनेवर्स भी किए जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स भी की जा रही हैं, साइबर वेलफेयर वॉरफेयर भी किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा ताइवान को ये अलग थलग कर रहे हैं, घेरते जा रहे हैं। फिर बात करेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, इन्होंने कममेरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स को जारी किया है टू मार्क द 150th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब देखो भाई, हमारी आती है सबसे पहले इंडिया पोस्ट। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। 170 साल भाई इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हमारा यूपीयू है, ये आपका जनरल पोस्ट यूनियन के तौर पे 9 अक्टूबर 1874 में एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द ट्रीटी ऑफ बर्न। ठीक है, ये सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि आपकी 1865 में बनी थी। वर्ल्ड पोस्ट डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है यूपीयू के एस्टेब्लिशमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर आता है इन बर्न, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। 192 मेंबर कंट्रीज आ जाती हैं। इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्टिव मेंबर है। यूपीयू जो है यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी आ जाती है। स्लेट की बात की जाएगी, कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने नए तरह के सेडिमेंट्री रॉक को डॉक्यूमेंट किया है। ये हमारी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ये रॉक किससे बनी हुई है? ये रॉक बनी हुई है कोस्टल स्लैग डिपॉजिट से इन यूके। ये कंपोजिट मटेरियल है जिसके अंदर मेटल ऑक्साइड्स भी हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, बाई प्रोडक्ट होता है आपका स्टील मेकिंग प्रोसेस का, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में। केमिकली स्टेबल है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है। इसके साथ साथ ये एक मेजर कंपोनेंट है आर्टिफिशियल ग्राउंड का। इसका जो लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है उससे हमारा स्लैग क्या करता है, और ज्यादा हार्ड होता है। लिथिफिकेशन का मतलब होता है लेयर के ऊपर लेयर का जमना और इनका सॉलिड हो जाना। ठीक है, तो लिथिफिकेशन का प्रोसेस स्लैग को हार्ड कर देता है, बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी हार्ड कर देता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट कर देता है, आर्टिफिशियल ग्राउंड आपका तैयार कर देता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जिन जो कि स्लैग्स की बनी हुई हैं, वो आपकी यूके में ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत टाइम से चल रही। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है आपकी प्रेटोरिया, एग्जीक्यूटिव। और जो केप टाउन है लेजिस्लेटिव। और ब्लोइंग फाउंटेन जो है वो है इनकी जुडिशियल। इतनी रखने का क्या मतलब, ठीक है, बंदे भूल ही जाए। प्रेटोरिया हो गई, उसके बाद में आपकी केप टाउन हो गई और ब्लोइंग फाउंटेन हो गई। तो देखो रिसेंटली INS तलवार जो है वो साउथ अफ्रीका पहुंचा, क्योंकि IBSAMAR इट्स अवर 8th जो हमारी जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवी के बीच में होगी, उसके लिए पहुंचा है। साउथ अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका का सदर्न मोस्ट कंट्री आ जाता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज में नामीबिया है, बोत्सवाना है, उसके साथ साथ जिम्बाब्वे है, ये प्रॉपर नॉर्थ में आते हैं। मोजाम्बिक है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। एस्टवानी है, इसके ईस्ट में आता है। लेसोथो है, ये कंप्लीटली इसके यहाँ बीच में बना हुआ है। ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात किया जाए, इंडियन ओशन है, इस तरफ अटलांटिक ओशन है। माउंटेन रेंजेस में यहाँ पे आती है ट्रैकेंसबर्ग। रिवर्स में एक आती है लिम्पोपो, दूसरी आती है ऑरेंज। ठीक है, प्लेट्यूज की बात करा जाए तो यहाँ पर ग्रासलैंड्स बहुत पाए जाते हैं। इन ग्रासलैंड्स को यहाँ पर हाई वेल्ड्स या फिर सिंपल वेल्ड्स भी कहा जाता है। ट्री डॉटेड प्लेन्स हैं, इनको बुश वेल्ड कहा जाता है, जहाँ पर कई सारे ट्रीज भी मिल जाते हैं। प्लेट्यूज में खासकर माउंटेनियस जो रीजन्स होते हैं उनको सराउंड करके रखते हैं, जिसको ग्रेट एस्कारपमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद नाबार्ड ने सेकेंड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे नफिस 2021-2022 को जारी किया है। नाफिस को आपका लॉन्च किया गया था 2016-17 में एक नेशनल लेवल सर्वे के तौर पे, जिसके द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलेगा रूरल पॉपुलेशन का। किसके टर्म में रूरल पॉपुलेशन का आपका मिलेगा? उनके लाइवलीहुड्स के टर्म में, उनकी रोजी रोटी के टर्म में। ठीक है, और किस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनका, यानी कि लोन्स, इंश्योरेंस, पेंशन, यहाँ तक इनकी कितनी पहुंच है। सेकंड नफिस का जो आपका सर्वे है, इसमें की इंसाइट्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की, रूरल डेवलपमेंट की, जो 2016 से 17 से अभी तक हुए हैं।
की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो एवरेज मंथली इनकम हाउस होल्ड की 57.6% बढ़ी है। शेयर ऑफ फूड कंजप्शन बास्केट में हाउस होल्ड में 51% से आपका 47% घटा है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का रूरल फार्म सेक्टर में, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग यानी कि खेती की जो जमीन है उसका साइज आपका डिक्लाइन किया है, 0.74 हेक्टेयर हो गया है 1.08 हेक्टेयर से। ठीक है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आपकी 33% से 51% बढ़ चुकी है। एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का जो प्रोपोर्शन है जिन्होंने लोन्स लिए हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, वो भी 60 से 75% बढ़ चुके हैं। मतलब लोगों को प्रॉपरली फाइनेंशियली इंक्लूड किया जा रहा है। बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं रूरल इनकम के बढ़ने में। गवर्नमेंट सपोर्ट आ जाता है, जैसे कि भाई आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में मनरेगा हो गया। ठीक है। रूरल फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है आपका 19% हुआ करता था फीमेल के लेबर का पार्टिसिपेशन रेट 2018-19 में, जो आपका 2022-2023 के आसपास 27% पहुंच चुका है। इसके साथ साथ नाबार्ड जो है उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसको बनाया गया था। इंडिया का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक आता है, 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए, ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है। उसके साथ साथ नाफ इंडेक्स भी आ जाता है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेजर करता है। फिर हमारी कुछ स्टडीज कंडक्ट की गई हैं जिनके द्वारा शेल गैस जनरेशन की पोटेंशियल को ईस्टर्न साउथ करणपुरा कोलफील्ड झारखंड में देखा जा रहा है। स्टडी आपकी की गई है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ के द्वारा, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम कर रहा है। जो हाइड्रोकार्बन जनरेशन की पोटेंशियल है किसी भी रॉक के अंदर पाई जाती है, वो डिटरमाइन होती है उस रॉक के अंदर कितना भाई आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा, तभी तो भाई आपका हाइड्रोकार्बन का ये सोर्स बनेगा। ये तो हमने साइंस में पढ़ाई हुआ है। और जो शेल गैस होती है ना, ये क्या करती है आपकी, ये आपकी एक नेचुरल गैस होती है। ठीक है। खासकर इसमें मिला रहता है मीथेन, और ये अंडरग्राउंड पाई जाती है शेल रॉक्स। ये गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहा जाता है उसका, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग कहा जाता है, जिसमें हाई प्रेशर वाटर को इंजेक्ट किया जाता है, सैंड को, केमिकल्स को शेल फॉर्मेशन में इंजेक्ट किया जाता है उसको क्रैक करने के लिए। ठीक है। उसके बाद शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में आपका ग्वार के जो सीड्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, इनको क्लस्टर बीन बोलते हैं। ठीक है। इनसे बनी हुई आपकी गम होती है उसको भी इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब शेल हमारा फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक होती है जो कि क्ले, सिल्ट, मड, ऑर्गेनिक मैटर के एक्यूमुलेशन की वजह से बनती है। तो शेल्स आपके एंशिएंट सीज में पाए जाते, डेल्टास में पाए जाते हैं, लेक्स में, लगून्स में, और अर्थ के सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों जगह जगह पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे कॉन्गो बेसिन की, तो एक रिसेंट स्टडी के बेसिस पे देखा जाए तो कैकोआ जो फार्मिंग होती है ये आपकी कॉन्गो बेसिन में बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट की डिमांड बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है। कॉन्गो बेसिन कहाँ पे आ जाता है? कॉन्गो नदी के आसपास वाला पूरा एरिया आ जाता है, यानी कि ये आता है इक्वेटर के आसपास, इक्वेटोरियल अफ्रीका में। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है आफ्टर अमेजन। अमेजन फर्स्ट नंबर पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आता है, उसके बाद में कॉन्गो बेसिन आ जाता है। इसको बेसिकली लंग्स ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक है वर्ल्ड का, यानी कि ये पूरा एरिया सबसे बड़ा है जहाँ पे कार्बन एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड्स भी यहाँ पाए जाते हैं। पीट लैंड्स यानी कि हमारे वेटलैंड इकोसिस्टम्स के वो पार्ट जहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशंस बन जाती है जिसकी वजह से प्लांट मटेरियल फुली डिकम्पोज नहीं कर सकता। बात करेंगे कैरेकल मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट की, तो गुजरात एक कैरेकल ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर कच्छ में स्टैब्लिश करेगा। कच्छ में एक जगह है चारी धांध नाम से, वहां पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सीक्रेटिव होती है, नॉक्चुरल एनिमल होती है, यानी कि रात के टाइम ज्यादा फंक्शन करती है, अपनी क्विकनेस और एबिलिटी के लिए जानी जाती है, खासकर बर्ड्स को पकड़ने के लिए।
टेरिटोरियल है, स्पेसिफिक टेरिटरी में रहती है, अलोन या पेयर्स में रहती है। इसका हैबिटेट में ड्राई सवन्ना वाले इलाके आ जाते हैं, वुडलैंड वाले जो इलाके हैं वो आ जाते हैं, स्क्रब वाला एरिया आ जाता है, रगिड टेरेन आ जाता है, माउंटेनियस रीजन्स आ जाता है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, एरिड एरियाज जो पाकिस्तान के और इंडिया के हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इंडिया में यहाँ पाई जाती है। IUCN ने इसको लिस्ट कंसर्न में डाला है, शेड्यूल 1 में WPA में डाला गया है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात किया जाए तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। फिर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की, तो साउथ कोरिया की ऑथर हैं, इनका नाम है हैन कैंग। इनको नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में इनके इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए, जिसमें हिस्टोरिकल ट्रॉमा की बात की गई है, इससे ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी जो है वो सामने आती है। ठीक है, देखो नोबेल प्राइज के बारे में आप सबको पता है, अल्फ्रेड नोबेल ने इसको स्टेब्लिश किया था 1895। पहले नोबेल प्राइज 1901 में दिए गए थे, ठीक है, और एनुअली तब से दिए जाते रहे हैं। इंटरनेशनल अवार्ड है, इसको नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में बेस्ड है। ठीक है, 6 कैटेगरीज आपकी रहती हैं, पीस, फिजिक्स, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ साथ मेडिसिन, और उसके बाद आ जाता है लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंसेस। 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक साइंसेस अवार्ड को भी जो है इस्टेब्लिश किया था इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 1974 से नोबेल फाउंडेशन के जो स्टैट्स हैं उसमें ये लिखा गया है कि प्राइज किसी भी इंसान को मरणोपरांत यानी कि पोस्टमॉर्टमली नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ अगर उसका प्राइज अनाउंस कर दिया है उसके बाद बंदा मर जाता है तो उसको दिया जाए। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करेंगे। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन हमारा मिला है, कहाँ मिला है, एक गांव है उसका नाम है धरानी कोटा। ये गांव आपका अमरावती में आ जाता है, अमरावती मंडल, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जो स्क्रिप्ट है इस इंस्क्रिप्शन पे ये लिखी गई है प्राकृत लैंग्वेज में। लैंग्वेज तो आपकी जो है वो प्राकृत आ जाती है, और कैरेक्टर्स आपके जो है वो ब्राह्मी के यूज किए गए हैं 2nd सेंचुरी CE के। ठीक है, ब्राह्मी आपके ओल्डेस्ट नोन इंडियन स्क्रिप्ट्स में से एक है, जो कि मौर्य पीरियड को बिलोंग करती है। इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो आपके प्रेजेंट इस स्क्रिप्ट से ही आते हैं, इसमें देवनागरी, बंगाली, तमिल, मलयालम के एलिमेंट्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंट ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें आते हैं, हाथी गुम्फा की जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी आ जाते हैं, नासिक केव इंस्क्रिप्शंस भी इसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर बात करेंगे TTP1 रिपेयर एंजाइम की, तो साइंटिस्ट जो हमारे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज को बिलोंग करते हैं कोलकाता, इन्होंने एक नए टारगेट को, एक नए प्रोमिसिंग टारगेट को आइडेंटिफाई किया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। एक DNA रिपेयर एंजाइम को एक्टिवेट करने के बाद, इसका नाम है TTP1 यानी कि टायरोसाइल DNA फॉस्फोडिहाइड्रेटेस 1। ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ह्यूमंस में, जो DNA रिपेयर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डैमेज्ड DNA बेसिस को हटाता है। तो इसके जरिए आपकी प्रिसीजन मेडिसिन डेवलप की जा सकती है कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए, खासकर जो करंट थेरेपी से ज्यादा बेटर। उसके बाद बात की जाएगी श्री रतन नवल टाटा जी की। 1937 टू 2004 इनकी मृत्यु हुई। एस्टीम्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट हैं श्री रतन टाटा, उनकी मृत्यु हुई थी अक्टूबर के एंड में ही। अकम्पलिश की बात की जाए तो टाटा ग्रुप के रेवेन्यू को उन्होंने 5 बिलियन से 100 बिलियन पहुंचा दिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयज आते हैं इंडिया में, बहुत सारे लोगों को नौकरी देते हैं। इन्होंने टाटा नैनो को भी लॉन्च किया था, मिडिल क्लास को अफोर्डेबल सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराने के लिए, वर्ल्ड की मोस्ट इकोनॉमिक कार बनाने की। इसके साथ साथ पेटा इंडिया ने टाटा मोटर्स को काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड भी दिया था, वीगन इंटीरियर्स यूज करने के लिए। ठीक है, इन इट्स अविन्य कॉन्सेप्ट कार आई थी इनकी, जिसके जरिए एनिमल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट किया है। अवार्ड्स में इनको पद्म भूषण दिया गया था 2000 में, पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में, और अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में दिया गया था, और भी बहुत सारे अवार्ड इनको दिए गए। उसके बाद में नेक्स्ट खबर आती है कि PM अटेंडेड द 19th ईस्ट एशिया समिट इन वियंटीन, लाओ PDR। ES क्या है भाई?
ईस्ट इंडिया समिट आपका इंडो पैसिफिक प्रीमियर फोरम है स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए। 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में इसकी स्थापना की गई। इसका एम है टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन ईस्ट एशिया। ठीक है, 18 पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, 10 तो आपके आसियान कंट्री के मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूएस। आसियान मेंबर्स में आपके ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आ जाते हैं। इनके 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं कॉपरेशन के। इसमें एनवायरनमेंट एंड एनर्जी है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज हैं, पेंडेमिक डिसीजेस हैं, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट है और आसियान कनेक्टिविटी है। ठीक है, ये जो ईएएस के मेंबर्स हैं ये तकरीबन वर्ल्ड की 53% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और 60% ग्लोबल जीडीपी जो है वो इन्हीं को बिलोंग करती है। अब देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई, इसने इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा हुआ है ना। ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इनका नाम ही है कि भाई ये चिंता करते हैं। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और इसके साथ साथ जर्मन एड एजेंसी है, इसका नाम है वेल्थ हंगर हेल्थ। ये दोनों मिलकर इसको रिलीज करते हैं। की फाइंडिंग्स की बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो 127 कंट्रीज में से इन्होंने इंडिया को 105th रैंक में रखा, यानी कि एक सीरियस कैटेगरी में रखा है बाकी 41 अदर नेशंस के साथ, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हैं। इंडिया का जो जीएचआई का स्कोर है वो 2000 से गिर चुका है। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग जो है वो अभी भी हमारे हाई। ठीक है, मैटरनल जो मेल न्यूट्रिशन होता है जिसकी वजह से चाइल्ड का अंडर न्यूट्रिशन जो इंडिया में होता है, इसकी वजह से पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस बना हुआ है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो अगर हम जीएचआई की बात करें, एक टूल है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि हंगर को मेजर किया जा सके, ट्रैक किया जा सके ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल्स पे। हर कंट्री का जो जीएचआई स्कोर है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर आपका कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें 4 इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि अंडर नरिशमेंट आ गया है ना। इसमें इसका मतलब है कि भाई कितनी कैलोरीज बंदे को मिल रही, ये देखा जाता है। इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक हो गया, टाइम स्टंटिंग हो जाता है, या मतलब कि जो लो हाइट वाले बच्चे हैं, 5 साल से कम के जो बच्चे जिनकी लो हाइट है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। टाइम वेस्टिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ लो वेट, जिनका लो वेट, जिनका हाइट के हिसाब से 5 साल की उम्र में जिनका लो वेट है, इसको 1/6 का वेटेज दिया गया है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कि जो बच्चे अपने 5th बर्थडे से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल इसी को कैलकुलेट किया जाता है जीएचआई के स्कोर पे। इसमें लो आ जाता है, मॉडरेट आता है, सीरियस आता है, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ठीक है, अब इसके की इश्यूज क्या आ जाते हैं? सबसे पहली तो बात आती है इनकी मेथोडोलॉजी, यानी कि 3 आउट ऑफ 4 इंडिकेटर्स जो आपके यूज किए जाते हैं कैलकुलेशन के लिए इस इंडेक्स में, वो आपके हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है और वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है ना। फॉल्टी इंडिकेटर भी है, यानी कि स्टडीज के द्वारा ये चैलेंज किया गया है कि जो स्टंटिंग को इन्होंने यूज किया है एक इंडिकेटर के तौर पे अंडर न्यूट्रिशन में, ये आपका वेल नरिश्ड पॉपुलेशन में भी होता है ना, जरूरी नहीं कि भाई अंडर नरिश में ही हो। और आउटडेटेड डेटा, ठीक है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा होता है ना, जिसको एनुअल अपडेट होता है, वो इनमें नहीं किया जाता। उसके बाद सेंटर ने नोटिफाई किया है गाइडलाइंस को फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो भाई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने ऑपरेशनल गाइडलाइंस दी हैं जिसके जरिए रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट्स को इनकरेज किया जाएगा, इससे रिलेटेड बिजनेस मॉडल्स और इंटीग्रेशन टेक्निक्स में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, इंस्टीट्यूशंस को और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना कि भाई नए कंसेप्ट लेके आओ जिसमें फोकस आप देंगे इमर्जिंग सॉल्यूशंस पे, लाइक ब्लॉकचेन बेस्ड पीयर टू पीयर सोलर ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, इस योजना की बात करें तो इस योजना के टारगेट ग्रुप या फिर एलिजिबिलिटी में कौन आ जाता? कोई भी एंटिटी या कोई भी इंडिविजुअल या इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है ना, यानी जॉइंट रिसर्च और डिजाइन भी की जा सकती है। प्रोजेक्ट की मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी 18 महीने की होगी। फंड इसको 500 करोड़ का दिया जाएगा ताकि रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजीज में बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस 60% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि
30 करोड़ जो है वो आपका दिया जा सकता। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आपकी रहेगी NISE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है। अब अगर हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है। 2026 से लेकर 27 के फाइनल ईयर तक ये आपकी रहेगी। और इनका काम है रूफटॉप सोलर जो पैनल्स होते हैं उनको इंस्टॉल करना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना अप टू 300 मंथली यूनिट्स, 1 करोड़ घरों को इनको फ्री में उपलब्ध कराना इनका एम है। सब्सिडी में बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। 60% जो सोलर यूनिट कॉस्ट है 2 किलोवाट कैपेसिटी तक का, और 40% एडिशनल सिस्टम कॉस्ट है आपका 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी तक का, ये सब आपका सब्सिडी के अंदर में कवर किए जाए। फिर बात होगी मेरिन टाइफस की। रिसेंटली केरल के एक आदमी को डायग्नोस किया गया है एक बैक्टीरियल डिसीज का, है ना। बैक्टीरियल डिसीज का नाम है मेरिन टाइफस। इसको एंडेमिक टाइफस के नाम से भी जाना जाता है, फ्ली बॉर्न टाइफस के नाम से भी जाना जाता है, फ्ली बॉर्न स्पॉटेड फीवर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड असर होती है डिसीज, खासकर आपकी ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा पाई जाती है, क्लाइमेट्स में जहाँ पर रेट्स ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ रेट्स के साथ वाली जो फ्लीज होती हैं वो भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है। ये बेसिकली होता है एक फ्ली बॉर्न बैक्टीरिया जिसका नाम आता है रिकेटेशिया टाइफी, ये जो दिख रहा है। ठीक है। ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है जब इन्फेक्टेड फ्ली का जो फीसिस होते हैं वो आपके कट से स्क्रैप्स हमारी जो स्किन में होते हैं उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो भाई आपका ट्रांसमिशन हो सकता है। ट्रांसमिशन आपका म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा भी हो सकता है इन्फेक्टेड फ्ली फीसिस से। ठीक है। तो मरीन टाइफस आपका एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली नहीं आता है बल्कि फ्लीज से फैलता है। इसके सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, हेडेक और रैश वगैरह आ जाते हैं। आगे बायोपॉलीमर की बात करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ने इंडिया का पहले डेमोस्ट्रेशन फैक्ट्री फैसिलिटी सॉरी इंडिया की पहली डेमोस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स का उद्घाटन किया है इन जेजुरी, ये जगह आती है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। ये एक स्टार्टिंग आपका एफर्ट है जिसके जरिए इंडिजिनियसली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ PLA बायोप्लास्टिक। तो भाई ये PLA बायोप्लास्टिक क्या है? PLA का मतलब होता है पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक। अब ये जो बायोपॉलीमर्स होते हैं ये हमारे वो मटेरियल्स होते हैं जिनको बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनाया जाता है, फैट से, वेजिटेबल ऑयल से, शुगर्स वगैरह से। सिंथेटिक पॉलीमर्स के ऊपर इनकी कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं जैसे कि बायोडिग्रेडेशन, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो इजीली होता है। सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं इनको इजीली डिकम्पोज कर देते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कि जो CO2 आपकी रिलीज की जाती है जब बायोपॉलीमर्स डिग्रेड करते हैं वो आपकी क्रॉप्स के द्वारा रीअब्सॉर्ब की जा सकती है ना। तो ये भी भाई आपका एक एडवांटेज आ गया। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज की बात करेंगे। नोबेल पीस प्राइज 2024 आपका दिया गया है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन एडानकियो को। क्यों दिया गया है? वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एस्टेब्लिश करना इनका जो है फोकस है। ग्रासरूट मूवमेंट है, खासकर उन एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स का जो आपके हिरोशिमा और नागासाकी के बच निकले हैं। तो नोबेल पीस प्राइज आपको जो है उन लोगों को दिया जाता है जो देशों के बीच में भाईचारे की भावना को कायम रखते हैं, स्टैंडिंग आर्मीज जो हैं उनको कटाने का काम करते हैं, पीस कांग्रेसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। 2017 में इसको इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स ICAN को दिया गया था, क्योंकि उनके डी न्यूक्लियराइजेशन एफर्ट्स जो थे उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए थे। जैसे कि इन्होंने क्या बोलते हैं ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो यूनाइटेड नेशन से 2017 में अडॉप्ट की थी उसके लिए भी काफी काम किया था। उसके बाद में ड्रैगन ड्रोन की बात करते हैं तो एक नए तरह का ड्रैगन ड्रोन जो है जिसको ड्रैगन ड्रोन कहा जा रहा है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर में यूज किया जा रहा है। ये सारी नई चीजें यूज कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। ये आपका एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, ये UAV होता है तो आपका एक सब्सटेंस रिलीज करता है, इसको कहा जाता है थर्माइट। ठीक है। अब ये जो थर्माइट होता है ना ये एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। थर्माइट को जब इग्नाइट किया जाता है तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इसको एक्सटिंग्विश करना, इसको बुझाना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। थर्माइट को वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में यूज किया गया। ह्यूमंस पे जब इसको यूज किया जाता है तो बहुत ही फैटल बर्न्स आ जाते हैं, बोन डैमेज हो जाता है। ठीक है। थर्माइट को वैसे तो बैंड नहीं किया गया है
इंटरनेशनली इसको बैन नहीं किया गया है, लेकिन भाई हमारे ये जो इंसेंडियरी वेपन्स होते हैं सिविलियन एरियाज में, इनको यूज करना प्रोहिबिट किया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के द्वारा। अब देखो भाई, चीता बैच हमारा चल रहा है, ऑनगोइंग है, जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। हमने जो है तकरीबन फिजिकल ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, अभी किया नहीं है भाई, अभी आपका 1 वीक और लग जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करने में। ठीक है, उसके साथ साथ पेपर 2 की भी हमारी क्लासेस एकदम लगातार चल रही हैं। हमने ऐसे स्टार्टिंग के फॉर्मेट को डिस्कस कर लिया है, ऐसे ही कुछ हमने दिए भी हैं। ग्रामर भी भाई हमारी फुल फोर्स में चल रही है, हमने आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्मेट को भी डिस्कस कर लिया है। इन सब के बराबर असाइनमेंट अब आपके दिए जाने लगे हैं, जिनका एवोल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो भाई देखो, 7 महीने का काम है, आपको ज्वाइन करना है तो 8839961158 पर डीएम कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोर्स की सारी डिटेल्स में भेज दूंगा, अभी भी टाइम है तकरीबन 6 महीने भी, फिर भी अगर आप सीएपीएफ को देते हैं तो भी आप अच्छे से प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। अब भैया जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने डायरेक्शंस को इशू किया है टू इम्प्रूव मेडिकेशंस फॉर रेयर डिसीज। आपका केस का नाम है मास्टर अर्नेश शॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एएनआर केस। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि राइट टू हेल्थ जो है, ये एक इंटीग्रल पार्ट आता है राइट टू लाइफ का, और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आती है, और इक्वली सब इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रिवेलेंट या रेयर डिसीज से सफर क्यों ना कर रहे हैं। अब ये रेयर डिसीज क्या होती है, तो WHO ने रेयर डिसीजेस को डिफाइन किया है ऐसी डिलिमिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिसीज या डिसऑर्डर जिसका प्रिविलेंस आपका 1 और लेस यानी कि 1000 लोगों में से किसी एक को ही होता है। जैसे कि आपका हो गया सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, पॉम्पे डिसीज, ये 1000 में से किसी एक को ही होती है। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रेयर डिसीजेस के लिए। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज आपकी लाई गई है 2021 की। इसमें इनकी प्रिविलेंस के लिए कई सारे स्टेप्स वगैरह उठाए गए हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि आ जाता है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस पुअर पेशेंट को दिया जाता है जो रेयर डिसीजेस से ग्रसित है। फिर आगे बात करेंगे, इंडिया रिकॉर्ड इट्स हाई कमिश्नर एंड एक्सपेल्ड कैनेडियन डिप्लोमेट्स अमिड्स डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया और कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। कनाडा ने बेसिकली इंडिया को बोला था कि भाई आप जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव ऑफ कर दीजिए, ठीक है, उनके ऑफिशियल्स के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि भाई इंडिया जो है एक इन्वेस्टिगेटिव मैटर में इन्वॉल्व कर रहा है। इंडिया ने इस पूरे मामले को एकदम प्रिकॉशनस बताया कि भाई क्या ही वाहियात बातें कर। देखो भाई, ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है भाई, ये क्या होती है? वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो करंट अफेयर्स सभी लोग देखते ही हैं। देखिए देखो, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपका एक प्रिंसिपल होता है इंटरनेशनल लॉ का, जिसके हिसाब से फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहते हैं उनको लोकल कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जाता, ठीक है, उनको लोकल कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जाता, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, बाकी अथॉरिटीज में नहीं आते, ये किसी के अंडर में नहीं आते हैं, अपने ऑफिशियल और पर्सनल एक्टिविटीज दोनों के लिए, ठीक है। तो हमारा वियना कन्वेंशन जो था डिप्लोमेटिक रिलेशन पे 1961 का, इसमें प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को डिप्लोमेटिक स्टाफ तक भी एक्सटेंड किया गया। इंडिया ने 1965 में इसको एक्सेप्ट किया, 1972 में इसको रेटिफाइड किया थ्रू डिप्लोमेटिक रिलेशंस वियना कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1972। अब इंडिया और कनाडा की अगर हम रिसेंट फॉल आउट की बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहला तो आ जाता है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का मामला। सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप जो हैं जिनको कनाडा के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, उससे डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ है, इस रिलेशंस पर काफी तनाव आया है। इंडिया की सोवरेनिटी की बात भी आ जाती है, क्योंकि इंडिया के रिपीटेड कॉशंस के बाद भी कनाडा का सपोर्ट खालिस्तान एक्टिविटीज को बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि अनऑफिशियल रेफरेंडम है कि भाई इंडिपेंडेंट सिख स्टेट खालिस्तान बनाएंगे 2023 में, वो इंडिया की सोवरेनिटी पे अटैक था। सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें, मल्टीपल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई कुछ पर्टिकुलर टेररिस्ट आपके यहाँ टेररिज्म फैला रहे हैं, इनको आप हमारे पास वापस लेके आइए, है ना, उसको भी नहीं माना गया। डिफंक्ट एग्रीमेंट्स यानी कि बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, इन में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स यानी कि सिख कम्युनिटी खासकर ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में ये एक अच्छा खासा वोट बैंक बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खासकर लिबरल पार्टी के लिए, जिसके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो थे, और वो नहीं है भाई, ठीक है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट,
मैं भूल गया भाई कि वो बंदा क्या था। ठीक है, ये भाई था हमारा। अब उसके बाद में बात करेंगे स्विस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2024। ये अवार्ड किया गया है, ये दिया गया है डेविड कैड को, उनके एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लिबर इकोनॉमिक्स के लिए। जोशुआ डी एंग्रिस्ट और वाइडो, सॉरी, ओ ओ ओ मैंने गलत पिक्चर यूज कर ली। मैंने गलत पिक्चर यूज कर ली। ठीक है, सॉरी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। बैरॉन एस मोगलू जो है, उनको दिया गया है ना। उसके साथ साथ साइमन जॉनसन, उनको भी दिया गया है। और आ जाते हैं जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको भी दिया गया। इस पिक्चर को भी टोटली डिसरिगार्ड कर देना। इनको दिया गया है स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। ठीक है, सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस को किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए कितना जरूरी है, इसको उन्होंने फोकस किया। फिर बात की जाएगी नागार्जुन सागर श्री साई सेलम टाइगर रिजर्व की, तो हमारा एनवी स्टैट्स इंडिया 2024 के हिसाब से नागार्जुन सागर श्री साई सेलम टाइगर रिजर्व जो है, इसको फर्स्ट रैंक किया गया है सारे टाइगर रिजर्व में, क्योंकि लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इनके पास में आ जाती है। इस लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये लोकेशन आ जाती है आपकी नल्ला मल्ला हिल्स पे। नल्ला मल्ला हिल्स है, यानी कि ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है जो आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। पहली तो आती है आपकी राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरी आती है गुंडला परमेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कहाँ गई भाई, कहाँ गई, यहाँ पर मैप में नहीं दिखाया है। ठीक है, दो आती है भाई आपकी, राजीव गांधी हो गया, और दूसरी आपकी क्या है, गुंडला परमेश्वरम। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का। बैम्बू और ग्रास भी काफी पाया जाता है। टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जैकॉल, सांबर, वाइल्ड गोर वगैरह पाए जाते हैं। कृष्णा रिवर ये जो है, ये इसके बीच में से निकली हुई है। ठीक है, ये इसके बीच में से निकलती है। वाटरफॉल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका इतिपोथला फॉल्स है, पीटा टुकुंडू है, गुंडम है, चलेश्वरम है, ये अलग अलग वाटरफॉल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। इसके बाद डब्ल्यूएचओ की टीम डीक राजस्थान में आई है। टैक्सीरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए। ये एक कंटेजियस डिसीज होती है जो काफी तेजी के साथ फैलती है, जो एक पर्टिकुलर टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम टाइफेथेरिया, ये वही इस बंदे का नाम आ जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, खासकर बच्चों को अफेक्ट करता है। न्यूबॉर्न से लेके 16 साल तक की एज वाले बच्चों को खासकर ये अफेक्ट करता है। पर्सन टू पर्सन ये आपका स्प्रेड करता है। इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, खांसी और जुकाम आता है, उसकी वजह से सामने वाले बंदे को भी फैल जाता है। इसको वैक्सीन के जरिए रोका जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन में दी जाती है। ये वैक्सीन आपकी टेटनस के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, इसके साथ साथ पर्टिसिस के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, हेपेटाइटिस बी हो गया उसके साथ में, और इनएक्टिवेटेड पोलियो के द्वारा भी इसको दिया जाता है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया के अंडर में कवर्ड है, और इसको टीटीपी की वैक्सीन के तौर पे दिया जाता है, डायप्थेरिया, टेटनस और पर्टिसिस। ठीक है, ये बच्चों को ऐसे नॉर्मली लगवाते ही है। एक्सपायर की बात करेंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि भाई आप एक एक्स बैंड रेडार को केरल के वायनाड में इंस्टॉल करें। केरल के वायनाड में एक लैंडस्लाइड आया था, है ना, डिवास्टेटिंग फ्लड आए थे, लैंडस्लाइड्स आया था। अब ये जो एक्स रे जो एक्स बैंड रेडार है, ये क्या है, रेडार का तो मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये यूज करता है रेडियो वेव्स को, किसके लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए किसी भी चीज का डिस्टेंस कितना है, किसी भी चीज की वेलोसिटी कितनी है, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑब्जेक्ट के, है ना, जो कि आपका एयर और वाटर में व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है, एरोप्लेन्स के लिए, शिप्स के लिए। तो एक्स बैंड रेडार क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है एक्स बैंड में। अब एक्स बैंड कितना होता है, एक्स बैंड होता है 8 से लेके 12 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये रिलीज करता है। स्मॉलर वेवलेंथ आपकी 2 से 4 सेंटीमीटर की आ जाती है। स्मॉल वेवलेंथ अलाउ करती है कि हायर रेजोल्यूशन की इमेजेस को प्रोड्यूस किया जा सके, लेकिन एक रिलेटिवली शॉर्टर रेंज होती है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट को देखता है ये, जैसे कि सॉइल हो गया, इससे लैंडस्लाइड की वार्निंग्स वगैरह काफी पहले दी जा सकती है। फिर हम बात करेंगे कोलंबिया की। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। इंडिया ने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट कोलंबिया के साथ किया। कोलंबिया की लैंड बाउंड्रीज आ जाती है वेनेजुएला और ब्राजील, ये इसके ईस्ट की तरफ आ जाती है। ठीक है, पनामा
इसके नॉर्थ की तरफ आ जाती है। पेरू और इक्वाडोर जो है ये इसके साउथ की तरफ आती हैं। मैरीटाइम बाउंड्रीज में देखा जाए तो भाई कैरेबियन सी है, इसके साथ साथ आपका पैसिफिक ओशन है। ठीक है, इधर की तरफ थोड़ा जाओगे तो यहाँ अटलांटिक ओशन भी आ जाता है। हाईएस्ट पॉइंट का नाम है पिको क्रिस्टोबल कॉलोन, ये हाईएस्ट पीक है। क्लाइमेट इनका तकरीबन ट्रॉपिकल है, कोस्ट के आसपास ईस्टर्न प्लेन्स में। थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा मिल सकता है। मेजर रिवर्स की बात करेंगे तो एक रिवर का नाम है मैग्डलेना, दूसरे का नाम है अमेजन, और उसके साथ साथ है ओरिनो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, गोल्ड वगैरह काफी पाया जाता है। उसके बाद ब्लू लाइन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि इजराइल मिलिट्री ने फायर किया है उसके पीस कीपर्स पे ब्लू लाइन के आसपास। ब्लू लाइन को यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स के द्वारा इन लेबनान, ठीक है, इन्होंने भाई आपका इस्टेब्लिश किया था 2000। ठीक है, ये एक एरिया है तकरीबन 120 किलोमीटर का लंबा एरिया है जो कि सदर्न लेबनान में आ जाता है, टू इंश्योर द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस, कि इजरायली फोर्सेस यहाँ से आपकी विड्रॉ कर लेंगी। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से डिफैक्टो बॉर्डर के तौर पे काम करता है इसराइल और लेबनान के बीच में, विच इज मैप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। इसमें बहुत सारे आपके ब्लू बैरल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और ये मेडिटेरेनियन से लेके आपका गोलन हाइट्स तक पूरा एरिया चलता है। आगे बात करेंगे आईएनएस समर्थक की, तो इंडिया का फर्स्ट ऑफ क्लास इंडिजीनियस मल्टीपर्पज व्हीकल वेसल आईएनएस समर्थक को लॉन्च किया गया है। हाईली स्पेशलाइज्ड मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जिसको एक ट्रायल प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स एंड सेंसर्स फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है, यानी कि दो मल्टीपर्पज वेसल्स आ जाते हैं जिनको इंडिजिनियसली आपका लार्सन एंड टार्बो ने इंडियन नेवी के लिए बनाया है। उनमें से भाई एक ये है, ये मैक्सिमम स्पीड 15 नॉट्स की अचीव कर सकता है, लॉन्च और रिकवरी कर सकता है सरफेस और एरियल टारगेट्स की, मैरीटाइम सर्विलेंस, पेट्रोलिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और सी पॉल्यूशन वगैरह से कॉम्बैट करने का इसका काम आ जाता है। नाइल की बेसिन की बात करेंगे, नील नदी की बेसिन की बात करेंगे। रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया गया है ऑन द इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि नील नदी के पानी का जो है उसका इक्विटेबल यूज किया जाएगा, है ना। ये आपका एग्रीमेंट आपको फोर्स में आया है इजिप्ट ने, लेकिन इसको काफी ज्यादा क्या किया है, अपोज किया है। हम देखो नील नदी की बात करेंगे, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर्स की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका ड्रेनेज एरिया तकरीबन 10% आ जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 10% ड्रेनेज एरिया नाइल के अंदर में आता है। 11 कंट्रीज में चलती है भाई ये, नॉर्थ से लेके साउथ तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक, जो भी बोलो आप। दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, एक तो है व्हाइट नाइल, ठीक है, जो आपकी बुरुंडी में स्टार्ट होती है और वहां से रवांडा तक जाती है। दूसरी है आपकी ब्लू नाइल जो कि इथोपिया में स्टार्ट होती है। ठीक है, बाकी ट्रिब्यूटरीज में देखा जाए तो आपकी सोबत रिवर आ जाती है, अटबारा रिवर आ जाती है, बाहर एल गजल जो है वो भी आ जाती है। फिर बात की जाएगी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फिजिकल डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो उसको आप एक ग्राउंड नहीं बना सकते किसी भी कैंडिडेट को मेडिकल एजुकेशन से डिसबार करने का, है ना। करंटली ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 1997 उन लोगों को मना करता है कि भाई अगर आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो फिर आपको एमबीबीएस कोर्सेज में दाखिला नहीं दिया जा सकता। लेकिन सेक्शन 2 जो आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आता है, उसमें पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूपीडी को कैसे डिफाइन किया जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको सर्टिफाइड करती है उसके बेसिस। इसमें स्पेशल प्रोविजन होते हैं, फ्री एजुकेशन होती है 6 से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए। 5% रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और 4% रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट जॉब्स। उसके बाद बात करेंगे मैका जिला की, तो स्पेस एक्स जो है उन्होंने एक यूनिक फीट अचीव कर लिया, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। उन्होंने लैंडिंग की है स्टारशिप रॉकेट की एक इनोवेटिव स्ट्रक्चर को यूज करके, जिसको उन्होंने नाम दिया है मैका जिला, है ना। ये आपका 400 फीट रॉकेट कैचिंग स्ट्रक्चर जो है उसको नाम उन्होंने दिया है। बड़ा सा स्ट्रक्चर है, मैसिव मैकेनिकल आर्म्स जो है वो उसकी लगी हुई है, ताकि इस सुपर हैवी
बूस्टर को, जो बूस्टर रॉकेट्स होते हैं जो आपके लॉन्च करने के लिए यूज किए जाते हैं स्पेस क्राफ्ट को, ये स्पेस में वापस आके के गिर जाते थे, लेकिन अब इनको दोबारा कैच किया जा रहा है ना, मिड एयर इनको कैच किया जा रहा है, अर्थ तक आएंगे, इनको दोबारा रीयूज किया जाएगा। तो ये एक नया मेथड है रॉकेट रिकवरी का, जो वो इफिशियंट है, रियूजेबल है, ट्रेडिशनल लैंडिंग टेक्निक से टोटली अलग है। फिर बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1931 टू 2015 वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया गया है। कब किया गया? अक्टूबर 15 को, टू ऑनर द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। फोकस था इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना डेवलप्ड नेशन के तौर पे बाय 2020। ही वॉज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो आपके इंडिया के पहले इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को नियर अर्थ ऑर्बिट में जुलाई 1918 में भी पहुंचाया था। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ DRDO। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने मेजर लिटरेरी वर्क्स भी किए हैं, जैसे भाई आपका विंग्स ऑफ फायर आता है, ठीक है, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स वगैरह। और इनको भारत रत्न जो है वो भी दिया गया था 1997, और पद्म भूषण 1990 में दिया है। इन दी एंड आप लोगों को एक नई इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई डिफेंस स्टार हैज पार्टनर्ड आउट विद SSB विंग्स। SSB विंग्स जिनका ऑफिस सेक्टर 62 नोएडा में है, उनके साथ डिफेंस स्टार ने पार्टनर किया है फॉर द रिटन कोर्सेज। अब सारा का सारा रिटन कोर्सेज डिफेंस स्टार के अंडर में रहेगा, जबकि सारा का सारा SSB का जो काम है वो आपका SSB विंग्स के अंडर में रहेगा। तो वी विल बी एक्टिंग एज अ पार्टनर। बाकी डिटेल जो है वो आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे और बाकी जगह पर मैंने डाल दी थी है, तो गो एंड वॉच। ठीक है, बस इतना ही कहना था। जिसको भी ऑनगोइंग कोर्सेज में इनरोल करना है कर लीजिए, सीडीएस के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द बैच, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। जय हिंद टू यू।